जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा पॉलिटी का सेकंड चैप्टर रहने वाला है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने जो पहला चैप्टर होगा, ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कवर कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर को। तो यहाँ पे पहले जो हम चीज़ कवर करने वाले हैं वो फीचर्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। प्लस हम इस वीडियो में जो सोर्सेज रहे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको कवर करेंगे, ये दोनों चीज़ें हम, ठीक है। तो पहला जो फीचर है हमारे इंडिया का वो है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सिंबल क्या होता है, तो एलिफेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी ओरिजिनली हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, तो आपको याद रखना ये। बट जब हमने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 25 पार्ट्स हो गए हैं, पहले 22 थे, अभी 12 शेड्यूल हैं। तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्रिटेन से हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ली हैं, यूएसए से, कनाडा, आयरलैंड, यूएसएसआर, ठीक है, फ्रांस से, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से, काफ़ी सारी कंट्री से हमने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। बाकी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ब्लेंड माना जाता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है पर इजीली नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो फ्लेक्सिबल भी हैं, ठीक है, बट कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, उन्हें बहुत ईजीली हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। बाकी हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है, आर्टिकल 5 से 11 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। जैसे अगर आप लोगों को पता हो कि यूएस से है तो वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, स्टेट की अलग होती है और सेंटर की अलग होती है, पर हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। मतलब फेडरल सिस्टम में ऐसा होता है ना कि सेंटर और स्टेट्स को जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड कर रखी होती हैं। जैसे कि हमारे पास यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड कर रखे होते हैं कि किस सब्जेक्ट पे जो यूनियन है वो डिसीजन ले सकती है, किस पे स्टेट ले सकती है, ठीक है। बाकी जो कंकरेंट होती है उसमें यूनियन और स्टेट्स दोनों आती हैं। एक और होती है, वैसे मेनली तो 3 ही मानी जाती हैं, तो एक और होती है रेजिड्यूरी लिस्ट होती है। बाकी फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस का मीनिंग है कि एग्जिस्टेंस होनी मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो आपको ना मेनली क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि फेडरल सिस्टम, तो ये बताओ कि जब सेंटर और स्टेट्स में पावर्स डिवाइड हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आपका ऐसे डाला गया था कि जब एग्जिस्टेंस होती है मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंट्री में तो उसे क्या बोलते हैं, तो फेडरल सिस्टम। कि जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है उसे बारगेनिंग फेडरलिज्म बोला जाता है। ये ना जितनी भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था फेडरल सिस्टम के बारे में कि कौन से लोग हैं वो क्या क्या वर्डिंग यूज़ करते हैं इंडियन फेडरलिज्म को दर्शाने के लिए, तो आपने नोट डाउन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं। तो जो मॉरिस जॉन्स हैं उन्होंने बोला था बारगेनिंग फेडरलिज्म, केसी वैयर ने क्वासी फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने, आइवर जेनिंग ने बोला था फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर सेकुलर स्टेट। हमारे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, हर जो एक तरह से पर्सन है उनका कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी को पाबंदी नहीं है, तो सेकुलर स्टेट माना जाता है इंडिया को। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि जस्टिस को इंश्योर करती हैं, यकीनी बनाती हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, पूरा बैलेंस बनाती हैं सेंटर और स्टेट्स में। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दे रखे हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए 29 और 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कि जो आर्टिकल 32 है उसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और ये बात किसने कही थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने।
फिर हमारे पास फीचर के तौर पर देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, जो कि पार्ट 4 में बताए गए हैं। इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, हम जाके कोर्ट में लड़ाई नहीं कर सकते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम DPSPs बोलते हैं, कि वहाँ पर तो ये चीज़ लिखी है तो हमें मिलनी चाहिए, तो ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। अगर आप सभी जेंडर से इक्वल वर्क ले रहे हैं तो आप उनको इक्वल पे देंगे। ठीक है, एजुकेशन देनी, हेल्थ, वेलफेयर, तो तभी इन्होंने यहाँ पे नॉन जस्टिशिएबल लिखा है। मतलब ये एक तरीके से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरह से डायरेक्शन होती हैं कि जब आप पॉलिसीज़ बना रहे हो तो आपने ये जो चीज़ें हैं जो अपने ध्यान में रखनी है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए हमारी स्टेट में। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो 10th है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, एज ए सिटीज़न हमारी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे इंडिया को लेके कि हमें क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं पार्ट 4A में। कब ऐड की गई थी? जब 42nd अमेंडमेंट की गई 1976 में। मतलब ओरिजिनली देखोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, अमेंडमेंट करके इसे ऐड किया गया था। इंस्पायर्ड बाय USSR कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल हमारे पास 11 ड्यूटीज़ होती हैं। 11th नंबर जो ऐड करी गई थी वो 86th अमेंडमेंट की गई थी 2002 में। ठीक है, तो उससे पहले 10 थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर जो सिटीज़न जिसकी एज 18 ईयर्स है या फिर उससे अबव है, तो उनके पास राइट है कि हाँ मैं वोट कर सकता हूँ, मैं वोट कर सकती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द, चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। फिर आता है हमारे पास एमरजेंसी प्रोविजंस। 3 तरह की होती हैं, ये भी फीचर है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का। नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 में डिफाइंड है। स्टेट एमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, आर्टिकल 356 में है। फिर आती है फाइनेंशियल एमरजेंसी, आर्टिकल 316। तो अभी जो ये लास्ट वाली है फाइनेंशियल एमरजेंसी, ठीक है, ये हमारे इंडिया में एक बार भी लागू नहीं हुई है। तो 13th है हमारे पास प्रीएम्बल, जो कि डिस्क्राइब करता है फिलॉसफी को, आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये 5 वर्ड्स मेनली यूज़ किए जाते हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है, जब 42nd अमेंडमेंट की जाती है 1976 में, तब इसे ऐड किया गया था। आपको पता है जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में थी, तो इसे ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। काफ़ी सारे मेजर चेंजेस इसमें किए गए थे। अभी आते हैं हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने किस कंट्री से ले रखी हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बता रखी है, तो आप लोग याद कर सकते हो। तो पहला आता है हमारे पास यूनिटरी स्पिरिट। ठीक है, बेशक हमारा जो इंडिया है वो फेडरल है, बट अगर हम देखें तो कोई भी एक तरह से हमारे यहाँ पे इमरजेंसी होती है या फिर कोई भी मुसीबत आती है, तो यूनिटरी स्पिरिट दिखाना वो हमारा काम होता है। बाकी कैबिनेट सिस्टम है वो हमने यूके से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, मेनली मैं बताती हूँ यहाँ से क्या क्या करना है। एक तो कैबिनेट सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सिटीजनशिप, क्योंकि यूके में भी सिंगल सिटीजनशिप होती है। बाकी स्पीकर और उनके जो प्रिविलेजेस हो गए, 4th नंबर पे ये हो गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया 5th नंबर पे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, फ्यू प्राउड जजेस सिक्योर रियल इंडिपेंडेंट पावर एवर हैप्पीली। तो फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से लिए हैं, प्रीएम्बल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है यूएसए से जो भी चीज़ें हमने ली हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गए, प्रीएम्बल हो गई, जुडिशियल रिव्यू हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ सुप्रीमेसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है क्योंकि यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, प्रेसिडेंट हेड होगा स्टेट का, इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये हो गया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फिर आता है हेड ऑफ स्टेट, वही प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, उनकी बात करी गई। तो ये तो एक चीज़ देखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से ले रखा है, यहाँ पे क्या था, रूल ऑफ लॉ, तो ये आपका पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कनाडा। कनाडा से हमने ले रखा है सेंटर स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर। रेजिडुअल पावर्स होगी कि वो भी सेंटर के पास होंगी, गवर्नर को सेंटर ही अपॉइंट करेगा। बाकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से हमने ले रखा है इनडायरेक्ट इलेक्शन, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, वही हो गया। नॉमिनेशन टू राज्यसभा, मतलब मेनली यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ये तो सेम ही है। दूसरा नॉमिनेशन टू राज्यसभा और तीसरा है DPSPs।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ से कंकरेंट लिस्ट ली है, ट्रेड फ्रीडम, तीसरा है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जर्मनी, जिसको हम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बॉरोड फीचर की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, जैसे हमारी है ना नेशनल इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें हमने जर्मनी से ले रखी हैं। बाकी सस्पेंशन करना फंडामेंटल राइट्स का जब कोई इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, सस्पेंड कर देना। यूएसएसआर, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान्स भी हमने लिए हैं। बाकी आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये आइडियल्स भी हमने यूएसएसआर से लिए हैं। फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये जो वर्ड्स तीनों हमारे प्रियम्बल में आते हैं। प्रियम्बल नहीं ली है यहाँ से, ठीक है, वर्ड्स हैं ये तीनों जो हमारी प्रियम्बल में आते हैं, वो हमने लिए हैं। बाकी हमारे पास है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका की बात करें तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी चीज़ें साउथ अफ्रीका से ली हैं। इलेक्शन करनी राज्यसभा की इनडायरेक्ट मेथड से करनी। तो नेक्स्ट है जापान, ठीक है, वहाँ से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जब जैसे क्या होता है कि देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, जैसे कि आर्टिकल 21 है तो ये कोई भी छीन नहीं सकता, पार्लियामेंट नहीं छीन सकती, एक्सेप्शन दे रखी है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर हमें लॉ उस चीज़ की इजाज़त देता है, ठीक है, तब तो वो ये लोग कर सकते हैं, बट अगर नहीं देता तो आर्टिकल 21 है वो उसे नहीं छीन सकते हैं। जब सरकार किसी व्यक्ति को सज़ा देती है या उसकी फ्रीडम को लिमिटेड कर देती है, ठीक है, तो वो सिर्फ उस कानून के हिसाब से ही कर सकती है जो पार्लियामेंट ने बनाया हो, ठीक है, जो कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो, अदरवाइज नहीं कर सकती। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था हमारा 1935 का, तो उससे भी काफ़ी सारे फीचर लिए गए हैं। फेडरल स्कीम हो गया, गवर्नर का ऑफिस हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जुडिशरी फ्रेमवर्क, जो तो मैंने आपको हाईलाइट करके ऐसे बता रखे हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 तरीके से बट रखी है। एक तो होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर एल से याद रखना, लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बाई कैमरल पार्लियामेंट की बात करूं तो लोकसभा लोअर हाउस है हमारे पास और राज्यसभा अपर हाउस है। स्टेट लेवल की बात करूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, किसने बनाए होते हैं जो लॉ? लेजिस्लेचर ने। अभी लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, इम्प्लीमेंट भी तो कोई करेगा ही, तो एग्जीक्यूटिव करेगा। तो इनका काम होता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना, फॉरेन अफेयर्स को, डिफेंस को, ठीक है। फिर आता है जुडिशरी, लॉ इंटरप्रेटिंग ऑर्गन। जुडिशरी तो हमें पता ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो रहा था हमारा सेकंड चैप्टर, सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी यहाँ पर हमने सोर्सेज क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको भी कवर किया है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।